सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और इस वक्त आपके सामने है राजनीतिक खबरों का सबसे बड़ा शो ऐलाने जंग। देखिए 3 दिसंबर को आए नतीजे और ये क्लियर हो गया कि 3 हिंदी राज्यों में बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम अपने 2 डेप्यूटी सीएम के साथ शपथ ले चुके हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों ने शपथ ली है और इसीलिए हम इन्हें मोदी के नवरत्न कह रहे हैं। मोदी के नवरत्न के जरिए कैसे 65 सीटों का समीकरण सेट हुआ है, ये आज की सबसे पहले कवर स्टोरी में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आज राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तीनों जगह मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं, यानी कुल 9 नेताओं की शपथ हुई और ये 9 मोदी के नवरत्न हैं। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल के साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं। पार्टी संगठन में कई सालों तक महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया है। भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि कोई कार्यकर्ता भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। इससे पहले परसों मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन दोनों राज्यों में 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से सत्ता में थी, बाकी 2 राज्यों में तो बीजेपी ने कांग्रेस को हटाकर सत्ता पाई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। अब इन तीनों राज्यों में सरकार गठन के साथ ही तय हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हीं 3 बड़े चेहरों के ऊपर बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी 2019 में 28 सीटों पर जीती थी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कुल 65 में से 62 सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थी। अब इन नवरत्न के सामने न सिर्फ इन नतीजों को बरकरार रखने की चुनौती है, बल्कि 100 में 100% रिजल्ट देने का दबाव भी होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्शन शुरू हो चुका है और हिंदुत्व की पिच पर वो खुलकर उतर आए हैं। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। नियम पहले से ही है, फिर उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी-कभी और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। यूपी में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्शन शुरू किया था, कुछ इसी तरह की झलक मध्य प्रदेश में मिल रही है। पहली कैबिनेट में ही लाउड स्पीकर की आवाज को कंट्रोल करने का फैसला लिया, खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई और कल से ही अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। साय कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख गरीबों को आवास देने के फैसले को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था।
फिलहाल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने शराबबंदी पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन किसानों के बकाये बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को करने का ऐलान कर दिया है। 2 साल जब हम लोग सरकार में थे तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो शपथ ग्रहण वाले दिन का है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पीएम के बगल में खड़े हैं, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम अरुण साव शर्मा को हटाकर बीच में घुस जाते हैं। फिलहाल तीनों जगह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही अभी शपथ ली है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है। मंत्री का चुनाव भी 2024 की रणनीति के हिसाब से ही किया जाएगा। और देखिए, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री के चैम्बर में पूजा पाठ हुआ, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहे। वसुंधरा राजे ने भी इस दौरान अपना आशीर्वाद मुख्यमंत्री को दिया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर एबीपी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जब उन्होंने अपना पदभार संभाला, उससे पहले उनके चैम्बर में पूजा पाठ किया। ओम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि सहितां श्री गणेशाय नमः। गौरी पद्मा सची मेघा सवित्री जया देवसेना सदा लोक मात्रा गतिम पुष्टिमात्मनां कुलदेवतां सस्वरत्मात्रिकाभ्यो नमः। सद्गतमात्रिकाभ्यो नमः। नव दुर्गेभ्यो नमः। कुलदेवी नमः। आपके जन्मदिन है ना सर, बधाई। ओम कुलदेवी नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुर शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरं भवन्तो। ओम ब्रह्मा जगनम प्रथमं पुरस्ताद सीमता श्रुचो वेनाग्रम ब्रह्मणे नमः। ओम सहस्रशी रेखा पुरुषेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। तो ये देखिए तस्वीरें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले, और किस तरीके से देखिए यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें सबसे पहले पूजा पाठ किया गया। तो ये मुख्यमंत्री का चैम्बर, जहां पर प्रदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच पूजा पाठ का कार्यक्रम यहां पर सबसे पहले रखा गया है। तो देखिए, राजस्थान की कमान अब मुख्यमंत्री के हाथ, और सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम ने भी अपने पद की शपथ ली। लेकिन उसकी 2 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर जो कार्यभार से पहले वहां पर पूजा अर्चना की गई, उसकी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में वसुंधरा राजे, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा था, वो मुख्यमंत्री को शपथ देती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान में दिया कुमारी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और राजकुमारी दिया का नाम जो है वो सीएम पद की रेस में आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी है। अब शपथ ग्रहण के बाद देखिए उन्होंने अपनी कुर्सी को संभाल लिया है। रानी वसुंधरा को राजपाट नहीं मिला, लेकिन राजकुमारी दिया को आगे किया गया है। मकसद है लोकसभा में जातीय समीकरण को साधना। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिया कुमारी राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा जिनके नाम की चर्चा महीनों से भावी मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही थी।
लेकिन किस्मत की बाजी पलटी और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम बन गए। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक मौजूद रहे। आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद थे। राजस्थान की सरकार में दिया कुमारी की हैसियत नंबर 2 की है। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यभार संभाल लिया। देखिए, जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। दिया कुमारी विधायक बनने से पहले लोकसभा की सांसद थी, लेकिन पार्टी ने जयपुर जिले की विद्याधर नगर सीट से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया और 70,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर दिया कुमारी विधायक बन गईं। 55 साल की दिया कुमारी जयपुर राजघराने की राजकुमारी हैं। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। तारीख थी 10 सितंबर। संकल्प रैली के मंच पर वसुंधरा राजे ने ही दिया कुमारी का मोदी से परिचय कराया था। दिया 2013 में पहली बार सवाई माधोपुर से विधायक बनी। 2018 में पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में राजसमंद से चुनाव जीतकर सांसद बनी। डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने प्रदेश के राजपूत वोटर्स को साधने की कोशिश की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोटरों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी हारी थी। इस बार झोली भरकर राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट किया। राजस्थान में कुल 20 राजपूत विधायक चुनाव जीते। इनमें से 17 बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। 2 निर्दलीय राजपूत विधायक भी बीजेपी के साथ हैं। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया लंदन से पढ़ाई कर चुकी हैं। दिया कुमारी जयपुर के शाही परिवार सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान हैं। पार्टी संगठन में भी महिला मोर्चा में काम कर चुकी हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। साल 2017 में देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी और वहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर को हथियार बनाया गया। लेकिन अब वही बुलडोजर बीजेपी शासित राज्यों में गुंडे मवालियों के खिलाफ एक्शन का प्रतीक बन चुका है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सत्ता संभालते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। कल भोपाल में तो आज उज्जैन में प्रशासन का बुलडोजर चला। ये मोहन का बुलडोजर है। सीएम मोहन के शहर में बुलडोजर का एक्शन दिख रहा है। सबसे पहले 2 दिन में बुलडोजर के एक्शन की 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर आज की, जहां उज्जैन में खुले में मांसाहार बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम का एक्शन चल रहा है। दूसरी तस्वीर कल की, जहां भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर बुलडोजर का एक्शन हुआ। सबसे पहले आज वाले वीडियो की बात करते हैं। उज्जैन शहर में खुले में मीट मुर्गा बेचने वाली दुकानों पर बुलडोजर चला। इससे पहले कल ही नगर निगम की तरफ से मुनादी करवाई गई कि खुले में अवैध तरीके से मीट मांस की दुकान ना लगाएं। जिन्होंने दुकान नहीं हटाई, आज वहां बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। नगर निगम कह रहा है कि ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 4 घंटे पहले हमने जो है खुले में जो भी मांस मछली विक्रेत जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुनादी की थी। 4 घंटे पहले इन्हें सूचना की है कि आप सभी यहाँ से खुले में जो भी मांस और मछली बेच रहे हैं वो हटा लें। अभी ये 15 दिवस की कार्रवाई प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश शासन से प्राप्त है। उज्जैन की पहचान धार्मिक नगरी के तौर पर है। ऐसे में इस तरह की मांग यहाँ पहले होती रही। नए सीएम भी उज्जैन से हैं, लिहाजा तुरंत एक्शन शुरू हो गया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विक्रम सिंह ने उज्जैन के दुकानदारों से बात की।
सरकार का जो निर्णय है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, जो पिछले विगत कई सालों से उज्जैन नगरी में मांग हो रही थी। इससे कोई आपको नुकसान होने वाला? बिल्कुल नुकसान नहीं है, इससे हमें यहाँ पर स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इस इलाके की दुकानें 20 से 25 दुकानें हटाई गई है और अधिकतर दुकानें अवैध थी, उनको हटाई गई है और सबको हिदायत दी है कि जो आपके लाइसेंस है वही आप अंदरूनी रह के आपका बिजनेस करें। जो सरकार ने फैसला लिया वो सही है, सर्वमान्य है, माननीय है हमारा। अब बुलडोजर एक्शन की ये दूसरी तस्वीर देखिए जो भोपाल की है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी के घर पर नगर निगम की कार्रवाई हुई। भोपाल की जनता कॉलोनी में मिन्नी के घर पर नगर निगम का एक्शन हुआ। चुनावी रंजिश में बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला करने का आरोप मिन्नी पर लगा। मिन्नी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मोहन यादव के राज में बुलडोजर का ये पहला एक्शन है। अब देखिए ये एक्शन यहीं पर नहीं रुका, ये एक्शन जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन एक्शन में है क्योंकि जो उज्जैन है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर है। सीएम मोहन यादव के आदेश का पालन करवाने के लिए प्रशासन सड़क पर उतरा हुआ है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जाने का काम शुरू हो चुका है। उधर भोपाल में भी प्रशासन ने खुले में मांस मीट बेचने वालों के खिलाफ मुनादी करवा दी है। लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। बाकायदा प्रचार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। 2 तस्वीरें, लाउडस्पीकर हटाने का काम उज्जैन में शुरू और दूसरी तस्वीर है भोपाल की, जहां पर अवैध दुकानों को हटाने की मुनादी का काम शुरू हो चुका है। तो अब कुल मिलाकर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। जो बुलडोजर एक्शन आप आज तक उत्तर प्रदेश में देखते आए थे, उसी की तस्दीक आप देख सकते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है। अब देखिए 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद अब तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी और विपक्षी गठबंधन नए सिरे से तैयारियों में जुट गया है। 19 तारीख को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेताओं की मीटिंग है, तो वहीं 22-23 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग होनी है। अब इन सबके बीच देखिए नीतीश कुमार की 24 को होने वाली वाराणसी की जो रैली है वो रद्द हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 दिसंबर को वाराणसी में रैली करने वाले थे। पार्टी के नेता रैली की तैयारी के लिए स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग करने में जुटे थे, लेकिन रैली से 10 दिन पहले जेडीयू ने रैली रद्द करने का ऐलान कर दिया। आरोप ये लगाया कि योगी सरकार के दबाव में रैली के लिए जगह नहीं दी जा रही। जिनका कॉलेज है वो घबरा गए, जिला प्रशासन ने उनको घबरवा दिया। वहाँ के प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने पहले एग्री किया था, कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे, तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है। एक गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ आंख में गड़ा खुट्टी। इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसीलिए रैली को रद्द किया। और क्या कारण है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नीतीश रैली करके विपक्षी गठबंधन का माहौल बनाना चाहते थे। अब रैली स्थगित क्यों हुई, इसको लेकर दोनों दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। फिलहाल सच्चाई ये है कि बिहार से बाहर होने वाली नीतीश की प्रस्तावित रैली रद्द हो गई है। हालांकि इस रैली से पहले दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। 19 दिसंबर की तारीख है जब गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक होगी। इससे पहले इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में, दूसरी बेंगलुरु में और तीसरी मुंबई में हुई थी। और अब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के दौरान सीट बंटवारे और साझा एजेंडे पर चर्चा होगी। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी गठबंधन सदमे में है। कांग्रेस 2 राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है, 1 राज्य में सत्ता छीनने में कामयाब हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने विपक्ष को नए सिरे से समीकरण बनाने के लिए मजबूर किया है। उधर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। 3 राज्यों में सरकार बनी है। बीजेपी ने नए नेताओं को नेतृत्व सौंपा है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बड़ी बैठक होने वाली है। 22 और 23 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रभारी, सह प्रभारी को बुलाया गया है।
बैठक में 325 लोकसभा सीटों पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है जीत का, उस पर चर्चा होगी। और तकनीक की बदौलत मैं इस वक्त आ गई हूं मथुरा। जी हां, आप चौंकिए मत, क्योंकि ये मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर है और कल से मंदिर चर्चा में है। लिहाजा हमने भी खास तकनीक के जरिए आप तक एक खबर पहुंचाने का फैसला किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर कल हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा है। मतलब कि सर्वे होगा, और सर्वे इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को लेकर विवाद सालों से चल रहा है। आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह मामला नहीं सुलझा बल्कि और ज्यादा उलझता चला गया। और अब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है ताकि सच सबके सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए मथुरा मंदिर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल के आदेश को बरकरार रखा। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे। एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद। मथुरा में स्थित कृष्ण मंदिर और मस्जिद का सालों पुराना विवाद कानूनी रास्ते से अंजाम की ओर पहुंचने की तरफ है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की तारीख पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष का दावा सही नहीं। हमारा दावा है कि जितनी मस्जिदों के बारे में ये कहते हैं उनमें कोई दावा अपनी जगह पर सही नहीं है। बाबरी मस्जिद के बारे में भी सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, किसी राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद नहीं बने। हम इसके ऊपर मुतमईन हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सर्वे के बाद मथुरा को लेकर भी फैसला उसी तरह रह सकता है जैसा अयोध्या में आया था, क्योंकि साक्ष्य हिंदू पक्ष की दलीलों को सही साबित कर देंगे। जाहिर सी बात है कि अदालत से देर भले हो, लेकिन अदालतें इन तथ्यों को कैसे ठुकरा देंगी और किताबों की बात नहीं मानेंगी तो पुरातात्विक सर्वे से जो कुछ चीज़ें निकलेंगी कैसे मानेंगी। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हिंदुओं का पक्ष मजबूत है, क्योंकि वो ही है। कल हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह आक्रामक बयान दे रहे हैं। ये वही ओवैसी है जो हर बार कोर्ट के फैसले का हम आदर करेंगे, कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको फॉलो करेंगे बोलने वाला ओवैसी आज जब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो इनलीगल रूप से बना है जो ढांचा, उस ढांचे पर हाईकोर्ट जब सर्वे के लिए ऑर्डर देता है तो ओवैसी क्यों डर रहा है? मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों डर रहा है? 100 ओवैसी भी अगर आ गए, अगर ओवैसी का बाप भी अगर आ गया तो यहां सर्वे रोक नहीं सकता। मथुरा में मंदिर मस्जिद का पूरा विवाद क्या है, जरा उसे जानिए। ये पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है। 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष ने ईदगाह मस्जिद हटाकर जमीन को हिंदू पक्ष को देने की मांग की। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग भी की गई है। माना जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़वाया और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। खास तकनीक की मदद से मैं आपको मथुरा से जन्मभूमि विवाद की खबर दिखा रही हूं। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, लेकिन ये जो सर्वे है ये किस तरीके से होगा इस पर अभी हाई कोर्ट का आदेश आना बाकी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है। आरोप है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है।
हिंदू पक्ष इसको लेकर अपना दावा करता है और मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री इस वक्त मथुरा में है और वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की है। देखिए मथुरा विवाद और कोर्ट के आदेश को लेकर लोगों की क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं। तो कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, शाही ईदगाह का सर्वेक्षण होगा और सर्वे के बाद क्या कुछ होगा, क्या इसने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो उम्मीद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर। और इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगी कि उनको क्या लगता है कोर्ट क्या फैसला कर सकता है। हालांकि अभी देरी है, अभी उस पर सुनवाई होनी है, तमाम तरह की दलीलें जो है वो दी जाएंगी दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मुझे पूरी उम्मीद है अपने ठाकुर जी पर और कानून पर कि वो हमारा साथ देंगे। मुझे किसी से दुश्मनाई नहीं है, ना मेरे को किसी से, मुझे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है क्योंकि ठाकुर जी हम सभी हिंदुस्तानियों को मैं ये कहना चाहूंगी, अपने भारत देश के जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सब जागरूक हों और हम अपना न्याय मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? कीर्ति शर्मा। आप गीत गा सकती हैं? हाँ बिल्कुल। गा के बता सकती हैं अपनी बातें? बिल्कुल। जाएंगे अब ना यहाँ से कोई कुछ कर भी ले जो, जाएंगे अब ना यहाँ से कोई कुछ कर भी ले जो, सावरे के उस नजर का वो इशारा मिल गया, सांवरे की उस नजर का वो इशारा मिल गया। जिस हिसाब से फैसला आया ये हमारे कन्हैया जी का इशारा कि चलो आगे बढ़ो। समझाइए, अभी फैसला तो नहीं आया है लेकिन आपकी जो उम्मीद है उसको मैं समझ सकती हूँ कि आप ये उम्मीद कर रही हैं कि फैसला आपके पक्ष में आए। क्या कहना चाहेंगी? हो सपना साकार ये ब्रज का, हो सपना साकार ये ब्रज का, मंदिर भव्य बनाना है, जिससे जो बन जाए वो सहयोग समग्र लगाना है, जिससे जो बन जाए वो सहयोग समग्र लगाए। क्या नाम बताया आपने? कीर्ति शर्मा। कीर्ति शर्मा। आपका मैम? मेरा चौधरी राम दुलारी। क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए अभी तो सर्वेक्षण की मंजूरी कोर्ट ने दी है शाही ईदगाह परिसर की, लेकिन ये विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है। 1828 के आसपास से ये विवाद जो है वो चलता आ रहा है और कई बार इसको लेकर के मुकदमे हुए हैं। अब 2023 खत्म होने वाला है, क्या उम्मीद करी है कितनी जल्दी फैसला आ जाए? उम्मीद हमें पूरी है अपने कन्हैया से और अपने न्यायपालिका से। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उसका हाई कोर्ट का भी, वो हमारे पक्ष में है और ये अवैध कब्जा जो है ईदगाह का, ये हटना चाहिए मैम। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी और हम जब से हमने ये सुना है, जब से हम बहुत खुश हैं और सभी ब्रजवासी बहुत ही खुश हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी, धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है, धर्म और पाप की लड़ाई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलका रावत है। मैं महिलाओं से बातचीत कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादातर महिलाएं ही इसके पक्ष में कह रही हैं। आपकी क्या उम्मीद है, क्या उम्मीदें कर रही हैं कोर्ट जो फैसला दे वो आपके पक्ष में हो? बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा और हम सब ब्रजवासियों के पक्ष में होगा और जब तक योगी सरकार है, जैसे राम मंदिर बनाए वैसे ही ये मंदिर बनेगा। इसके साथ साथ जो भाईचारा है वो बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल वो बनी चाहिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ एक साथ खड़े होंगे जब ही कुछ निर्णय निकल पाएगा। जी नहीं, बहुत अच्छा फैसला आया जो हाई कोर्ट में जो फैसला आया कि हमारे फैसले को सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें रखा है कि जो लोग न्यायपालिका पे भरोसा नहीं करते हैं तो न्यायपालिका तो बिल्कुल निष्पक्ष है, फिर भी लोग न्यायपालिका भरोसा दूसरा पक्ष क्यों नहीं करता है, उनको ये पूछना चाहिए। हम तो भाईचारा मानते हैं, अगर भाईचारा नहीं मानते तो हम 50,000 मंदिर जो तोड़ के मस्जिदें बनाई। एक लाइन में हमें आज बहुत बड़ी खुशी है जो हमारे पक्ष में जब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, और वो जन्मभूमि हमारी थी, हमारी रहेगी। इसके बाद की बहुत खुशी है, हमारी जनता को बहुत खुशी है, हमारे सभी लोगों को।
बहुत अच्छा निर्णय है और एक ऐतिहासिक निर्णय है और ये हमेशा जो याद किया जाएगा आज का जो दिन। और ये इससे जो ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति जो गदगद है, खुश है। खुश हैं आप? खुश है, हम भी खुश है। ये तमाम वो लोग हैं जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जहां पर है वहां पर ठाकुर जी विराजमान हो। हालांकि अभी सिर्फ सर्वेक्षण को लेकर के कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है उन लोगों की जो मथुरा में हैं और अपनी खुशी कुछ यूं जाहिर कर रहे हैं। सहयोगी सूरज पांडे के साथ इदिश्री, एबीपी न्यूज, मथुरा। तो आपने सुना मथुरा के लोगों को, जो मथुरा के लोग हैं और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो सर्वे के इस आदेश से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि जो फैसला है वो उनके पक्ष में आएगा। और यहां से मैं आपको विशेष तकनीक के माध्यम से मथुरा के मंदिर और मस्जिद की तस्वीर दिखा रही हूं। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की जमीन पर ही मस्जिद को बनाया गया, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो हिंदू पक्ष के इस दावे को गलत मान रहा है। कोशिश थी कि आम सहमति से विवाद को सुलझाया जा सके, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद अब कोर्ट ने दखल दिया और कोर्ट के इस फैसले के बाद सर्वे होने वाला है। सर्वे की जो प्रक्रिया है और तारीख है उस पर फैसला आना हालांकि अभी बाकी है। एबीपी न्यूज एक एक खबर, एक एक तस्वीर इस विवाद से जुड़ी आप तक पहुंचाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।